हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके कुछ हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये हमारा कंटिन्यूटी में पार्ट नंबर 4 है चैप्टर का। ठीक है, चलिए तो आज हम देखेंगे बच्चों, मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोज में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताया था। आज हम क्या है उसका एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्रामेटिक स्केच बनाएंगे और एक नर्व सेल का भी बनाएंगे। तो मैंने डायग्राम बना दिया है, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से कलरफुल डायग्राम भी बना सकते हो पेंसिल से और नोट कर लेना आप अपने नोटों पे। चलिए पहला हमारा है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, उसके बाद हम एनिमल सेल का भी बना लेंगे। चलिए, प्लांट सेल बच्चों नॉर्मली होते हैं पॉलीगोनल, इसके क्या है बहुत सारे फेसेस होते हैं, 5 6 7 कितने फेसेस होते हैं, तो नॉर्मली इनको पॉलीगोनल दिखाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पे मैंने सबसे बाहर से स्टार्ट किया। ये जो दो पार्ट्स बने हुए हैं ना हमारे, ये दूसरे सेल का है, जैसे इसके इधर भी सेल होगा, इधर भी सेल होगा, इधर भी, तो ये दूसरे सेल का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ना इतना इतना इतना, ये हमारा सेल वॉल है। ठीक है, और ये अंदर की जो सतह है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो देखो दो लेयर मैंने दिखा दी, ये सेल वॉल, बाहर का मोटा जो परत है ये सेल वॉल है और अंदर वाली जो सतह है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? तो इनर सरफेस सेल मेम्ब्रेन है और आउटर जो मोटी परत है ये सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज और पेक्टिन, दो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से चिपचिपे उनकी बनी हुई है। चलिए उसके बाद बच्चों प्लांट सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि बीच में एक बहुत बड़ा सारा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो न्यूक्लियस को बाउंड्री पे खिसका देता है। तो ये बहुत सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल में वो सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एंड इट इज फिल्ड विद सैप। सैप मैंने बताया था वाटर मिनरल्स का जो घोल होता है वो होता है। ठीक है, कई और भी वैक्यूल्स हो सकते हैं, फूड भी जमा कर सकते हैं, वेस्ट भी जमा कर सकते हैं, बेसिकली ये सबसे ज्यादा जगह घेरता है। ठीक, उसके बाद हमारे न्यूक्लियस है जो कि बाउंड्री पे खिसक गया है। एनिमल सेल होता है तो बीचों बीच होता है, वो भी हम अगला डायग्राम बना लेंगे। ठीक, अब ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर मैंने कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा दिए हैं। ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में समझाया था, ये है हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क, डीएनए है, और जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो यही रॉड जैसा थिक हो जाएगा तो क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक, इसी न्यूक्लियस में तो ये हमारा न्यूक्लियोलस है, जो डेंस बॉडी है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कुछ हमारे हॉलो शीट्स का नेटवर्क है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो साइटोप्लाज्म से कुछ चीज न्यूक्लियस के अंदर जानी है तो इन्हीं के अंदर से होकर एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में, दूसरे से तीसरे में होकर के अंदर चाहती है और अंदर से ऐसी चीजें बाहर। तो न्यूक्लियस का जो इंटीरियर है वहां और साइटोप्लाज्म, इसके बीच में मेटेरियल्स का मूवमेंट इन ट्यूब्स के माध्यम से ही होता है। अभी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सतह आउटर सरफेस, इसके ऊपर कुछ दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे राइबोसोम्स है। क्या है? ये हमारे राइबोसोम्स है। ठीक है, तो ये भी हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम बच्चों दो जगह पाए जा सकते हैं, या तो फ्री फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे चिपका हुआ भी मिल सकता है। तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे हैं जहां पे आउटर सतह पे राइबोसोम नहीं है, जबकि कुछ पे है। तो जिन पे राइबोसोम चिपका हुआ वो दानेदार खुरदरी लगेगी, तो उसको कहा गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सतह पे क्या चिपके हुए हैं? राइबोसोम। और ये जो देखो, ये जिसके सतह पे राइबोसोम नहीं है इसको बोला गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में ER लिख सकते हैं इसको, एक जगह मैंने फुल लिख दिया, एक जगह शॉर्ट में। तो ये है स्मूथ, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, इस पे है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गए। चलिए, तो ये था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार का। तो ये देख लिया हमने, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों कभी कभी एक सेल और दूसरे सेल के बीच में आदान प्रदान होता है, तो उसके लिए जो हमारी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बीच में से छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मोडेस्मेटा। वैसे मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, चाहिए तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज ज्यादा जरूरत नहीं है। प्लाज्मोडेस्मेटा, तो चीजों का आदान प्रदान इनके माध्यम से हो जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे होती तो हमारी क्या सेल मेम्ब्रेन है, बट ये सेल मेम्ब्रेन परमिएबल है, तो इसके आर पार चीजें आ जा सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए हैं ये हमारे प्लास्टिड्स हैं, हरे वाले, और दूसरे भी होते हैं हमारे, ल्यूकोप्लास्ट भी होता है हमारा, और क्या पता है मैंने क्रोमोप्लास्ट भी हो सकता है। तो ये हरे वाले प्लास्टिड है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा गया है। ठीक है, कहीं कहीं पे रिजर्व फूड के रूप में स्टार्च की ग्रेन्यूल्स हो सकती है हमारी। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये अंदर जो फिंगर लाइक फोल्ड्स दिख रहे हैं, ओवल स्ट्रक्चर्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारे पावर हाउस होते हैं। क्या होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दिया मैंने, राइबोसोम दिखा दिया, स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड हो गया हमारा। ये पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर है जेली लाइक, ये साइटोप्लाज्म है। ये हमारा गोल्गी बॉडी है बच्चों। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सेल में एक ही गोल्गी बॉडी होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसी से कुछ ट्यूब लाइक नेटवर्क्स जो होता है, इसी से कुछ झिल्लियां, शीट्स अलग हट जाती हैं और एक जगह पे कॉर्नर पे जमा हो जाती है, स्टैक
और इनसे कुछ क्या है पाउच लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये क्या पैकेजिंग का काम करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल सेल में इधर से उधर पहुंचाने हैं उसके बंडल्स पाउचेस में पैक कर देती है और फिर इधर से उधर भेजती है, ठीक है। तो पैकेजिंग और सिक्योरिटी सेंटर है। सेल वॉल बनाने के लिए जो जरूरी पैक्टिन और सेलुलोज है वो भी ये गोल्गी बॉडी ही बनाती है, ठीक है। और मैंने बताया था कि प्लांट्स में गोल्गी बॉडी जो होती है उसमें ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कम होते हैं और बिखरे बिखरे से होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं डिक्टियोसोम गोल्गी बॉडी। एनिमल सेल में थोड़ी सी ज्यादा संख्या में होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जनरलाइज्ड क्या स्ट्रक्चर बच्चों किसका हो गया, प्लांट सेल का हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल प्लांट सेल, ठीक। इसमें नॉर्मली लाइजोसोम नहीं दिखाया मैंने, लाइजोसोम नहीं होते हैं, सेंट्रियोल्स नहीं होते बच्चों, क्या नहीं होते, सेंट्रियोल्स नहीं होते, ठीक। चलिए यहां पे हमको बनाना है ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ नर्व सेल एंड राइट इट्स फंक्शन। नर्व सेल का डायग्राम बनाना है और उसका साथ में क्या लिखना है, फंक्शन भी लिखना है। तो बच्चों नर्व सेल जो होता है बच्चों ये मैसेज को इधर से उधर लाने ले जाने का काम करता है। हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन से अलग अलग ऑर्गन्स का संपर्क है। ऑर्गन्स कई प्रकार के हो सकते हैं, नॉर्मल ऑर्गन हो सकते हैं, सेंसरी ऑर्गन भी हो सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये सारे के सारे एक्सटर्नल स्टिमुलस को परसीव करते हैं। स्टिमुलस क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसके प्रति हम क्या अपना रिस्पॉन्स शो करें। मान लीजिए आपको किसी ने चूटी काटी, पेन होगा, हाथ हटा लोगे, पिन चुभोई, गर्म चीज लगा दी, ठीक है कि नहीं, आंखों में मिर्च डाल दी, ठीक है, पीछे से कोई आके जोर से डरा दे आपको, तो ये सारी चीजें स्टिमुलस है और इसके प्रति आप अपना कोई जवाब रिस्पॉन्स शो करोगे, वो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है कि नहीं क्या। तो जो भी सेंस ऑर्गन्स है उनके सेल्स स्टिमुलस परसीव करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो जो नर्व सेल्स हैं इसके माध्यम से ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन इंफॉर्मेशन एनालाइज करता है और फिर जरूरी प्रतिक्रिया देने के लिए आदेश देता है। यही आदेश फिर नर्व्स के माध्यम से ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, हमारे स्पेशली मसल्स तक, और फिर मसल्स जो होती हैं वो हम मूवमेंट के जरिए अपने प्रतिक्रिया देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो मेन काम नर्व सेल्स क्या होता है, मैसेज का कंडक्शन ब्रेन और ऑर्गन के बीच में। ये ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ भी मैसेज जा सकता है, ब्रेन का आदेश इफेक्टर ऑर्गन मसल्स की तरफ भी आ सकता है। तो बोथ में जो मैसेज का कंडक्शन है वो नर्व्स करती है। और नर्व्स क्या होती है, नर्व सेल्स की ट्रेन है। एक नर्व सेल, दूसरा नर्व सेल, तीसरा नर्व सेल, ऐसे बहुत सारे नर्व सेल्स आपस में मिलजुल के एक एंड टू एंड ट्रेन बना लेते हैं। इसी को हम नर्व बोलते हैं। 2 मेन प्रकार की हमारी नर्व्स होती हैं। अगर सेंस ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक जा रहा है तो सेंसरी नर्व, और ब्रेन से आदेश आ रहा है मसल्स के लिए तो मोटर नर्व। समझ में आ गया। तो 2 मेन प्रकार की नर्व हो गई। सेंसरी नर्व इज द नर्व दैट कैरीज मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टुवर्ड्स द ब्रेन, whereas motor nerve is that nerve which carries message from brain back to effector organs, मतलब मसल्स की तरफ, ठीक। तो बेसिकली आपको बहुत डिटेल में ना जाकर के सिंपल भाषा में फंक्शन क्या है नर्व सेल का, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ मैसेज, मैसेज लाना ले जाना। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ये, तो इलेक्ट्रिकल भी है कुछ हिस्सा केमिकल भी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल का रोल है एसिटिल कोलाइन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में मैसेज जाता है बिटवीन ब्रेन एंड वेरियस ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गन्स और ब्रेन के बीच में मैसेज का आदान प्रदान जो होता है ना, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, वो होता है इनके माध्यम से, ठीक है। तो एक जनरल स्ट्रक्चर न्यूरॉन का मैंने बना दिया लेटा हुआ। खड़ा बनाते हैं तो पेपर पे ज्यादा जगह लगेगी, आप भी लेटा हुआ ही बना लेना। चलिए, न्यूरॉन को हम 2 मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो मोटा सारा सेल बॉडी है, इसको हम साइटोन कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना मोटा हुआ हेड जैसा, ये साइटोन है। और ये जो टेल नुमा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन। अब ये जो साइटोन है इससे एक्चुअल में 2 मेन प्रकार के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस उभार निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस है, अब यहाँ पे कुछ ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है, देखो ये पॉइंटेड टेपरिंग स्ट्रक्चर्स है, इनको हम डेंड्राइटिस बोलते हैं। और इन्हीं डेंड्राइटिस के माध्यम से एक नर्व सेल दुनिया भर के दूसरे जो नर्व सेल से उनसे संपर्क बनाता है, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद इसका एक प्रोमिनेंट बड़ा सारा न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इसमें डेंसली पैक्ड इसका साइटोप्लाज्म है, जिसमें खूब सारे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, पावर हाउस, हमारे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है जिससे भोजन मिलेगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि दानेदार छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। राइबोसोम होते हैं प्रोटीन निर्माण के लिए, ठीक है कि नहीं क्या। ओके, तो ये तो हमारे डेंड्राइटिस हो गए, डेंड्रॉन सिंगुलर कहलाता है, ठीक। उसके बाद में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे मैंने यहां दिखाया बड़ी बड़ी झिल्लियां हैं, यहाँ पे आपस में वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गई है, दानेदार हो गया, ग्रेन्युलर हो गया। तो इसी को हम निसल्स ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम बदल के हो गया निसल्स ग्रेन्यूल्स। कुछ हमारे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होगी जो रिजर्व फूड है हमारा एनिमल सेल का, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, निसल्स ग्रेन्यूल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, डेंड्राइटिस ये न्यूक्लियस हो गया। ये पूरा हिस्सा कहलाता है साइटोन बच्चों, ठीक है। और ये जो चीज है लंबा सारा टेल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्सॉन। तो मैसेज जो होता है बच्चों साइटोन से कैरी होकर के किधर की तरफ जाता है, एक्सॉन की तरफ जाता है। और इसका जो टिप है ये टर्मिनल एंड कहलाता है। ये मसल के अंदर धसा होता है और उसी मसल में इससे फिर आगे जो अगला नर्व सेल है उसका साइटोन आ जाएगा। मतलब
ये है, इसके बाद इस जगह पे दूसरे नर्व सेल के ये ऐसे आएंगे, इससे चिपका होगा वो, समझ में आ गया। उनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये कुछ जनरल स्ट्रक्चर हो गया किसका, न्यूरॉन का। अब ये जो हमारा लंबा सारा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। इस एक्सॉन में जगह जगह पे कुछ स्पेशल कवरिंग है, एक स्पेशल लाइपोप्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। लिपिड मतलब फैट्स और प्रोटीन्स का मिक्स है। तो कहीं पे तो ये कोटिंग है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में कोटिंग है। तो ये जो कोटिंग है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, और जहां पे कोटिंग एब्सेंट है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। तो कुछ जगह नोड है, फिर कोटिंग, फिर नोड, फिर कोटिंग, फिर नोड, फिर कोटिंग, इस प्रकार से अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो ये नोड ऑफ रेनवायर हो गया, ये माइलिन शीथ हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक्सॉन हो गया। मैसेज इज ऑलवेज कंडक्टेड फ्रॉम साइटोन रीजन टू एक्सॉन। तो साइटोन, एक्सॉन, और बाद में छोटा मोटा लेबलिंग कर देना। बुक में आपके ज्यादा लेबलिंग नहीं दिया हुआ है, जैसे इसका स्ट्रक्चर बताया गया, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा नर्व सेल, और मेन फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। अभी एक डायग्राम हमको और देखना है, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। तो ये आप बना लेंगे, मैं एनिमल सेल का और बना देता हूं, यही कन्वर्ट कर देते हैं इसको एनिमल सेल, एनिमल सेल। चलिए इसको रब कर दिया जाए। चलिए बच्चों, एनिमल सेल बच्चों हम बनाएंगे ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर। इसके एक एंड पे कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको माइक्रोविली बोलते हैं। इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये हमारे क्या है, माइक्रोविली। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। इसका एक बड़ा सारा न्यूक्लियस होगा जो कि सेंटर पे होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि हमारा डीएनए है। डबल वॉल मेम्ब्रेन है बच्चों ये। और फिर इसी के बीच में क्या इंटरकनेक्टेड ये नेटवर्क है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इस प्रकार से फटाफट से ट्यूब्स का नेटवर्क बना देंगे। बस 3-4 परतें बना देना, काफी है। चलिए ये हमने बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम। तो 2-3 पे दिखा देना, 2-3 पे नहीं दिखाना है, यहां मैं 2 जगह दिखा देता हूं, ठीक है कि नहीं। क्या तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, स्मूथ। चलिए न्यूक्लियस वाला हिस्सा हो गया। अब फटाफट हमको कुछ क्या बनाने, एक एक 2-2 ऑर्गन्स बना देना। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, और फिर अंदर कुछ फिंगर लाइक फोल्ड्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया। एक और बना देता हूं, इसमें प्लास्टिड नहीं होगा बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। इसी न्यूक्लियस के एक एंड पे बच्चों
एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो ऐसे सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स होंगी और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है। इसको बोलते हैं सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए उसके बाद हमारे बहुत सारे राइबोसोम बना देंगे, छोटे छोटे, एक एक गिन गिन के बनाना है, ठीक है कि नहीं क्या। ये हमारे राइबोसोम है। उसके बाद एक गोल्गी बॉडी बनाते हैं, यहाँ बना देंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी कैसे बनेगा, ये यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स निकलते हैं, पाउचेस, जिसमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स स्टोर होते हैं। कुछ इधर से आते हैं रॉ मटेरियल्स और कुछ ये सीक्रेट भी करता है, ठीक है। ये गोल्गी वेसिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। लाइसोसोम भी यही बनते हैं बच्चों। ये हमारे कुछ लाइसोसोम भी बना देंगे जो हमारे एंजाइम्स के पैकेट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या रह गया हमारा, गोल्गी बॉडी बना दिया हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, ठीक है कि नहीं क्या। देन उसके बाद कुछ ऐसे हमारे कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो बना देना आप। ये प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। राइबोसोम तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया और बना दो। यहाँ पे रिजर्व फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये छोटी छोटी ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स दिखा दो आप। और बाकी ये सारा साइटोप्लाज्म हमारा, ठीक है। और कुछ रह गया हमारा, वैक्यूल रह गया बच्चों। ये वैक्यूल यहाँ पे साइज में थोड़े क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। किसी किसी में फूड भी जमा हो सकता है, किसी में वेस्ट भी जमा हो सकता है, अलग अलग प्रकार के, या तो नहीं होते या होंगे तो काफी छोटे साइज के होंगे, ठीक है। ये हमारे लाइसोसोम और बना देते हैं एक। चलिए अब एक एक लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस है। इसको लिख लेते हैं लाइसोसोम, ठीक है। ये मैंने क्या बताया था, सेंट्रियोल, जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करती है सेल डिवीजन में, ठीक है। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन हो ही चुका है। ये हमारा साइटोप्लाज्म लिख लेते हैं। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ वाला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। और ये जो ऊपर वेसिकल्स निकलते हैं इनको बोलते हैं गोल्गी वेसिकल्स, गोल्गी वेसिकल्स। ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और क्या हो गया, राइबोसोम लिख चुके हम, नहीं लिखा, चलो यहां लिख देते हैं राइबोसोम बना करके। ये हमारा हो गया राइबोसोम, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है। कुछ राइबोसोम इसके ऊपर भी चिपके रहेंगे, ठीक है। और ये न्यूक्लियस रह गया हमारा, ये लिख लेते हैं। ये है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा, वैक्यूल। कुछ भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है। तो चलिए, ये हमारा एक जनरलाइज डायग्राम हो गया बच्चों, किसका, एनिमल सेल का। सिंपल है बिल्कुल। तो आप एक एक करके गिनती करके सारे के सारे बना लेंगे, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। रफ वाला हमने कहीं लिखा नहीं है तो हम लिख देते हैं ये इधर। ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है। चलिए, तो ये था बच्चों हमारा एक जनरलाइज्ड एनिमल सेल का डायग्राम। ये हमारा किसका हो गया, नर्व सेल का हो गया, ठीक है। अब हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। चलिए मैं राइट साइड का मिटा देता हूं।
क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, राइट देयर फंक्शन। तो बताइए क्रोमोसोम कहां मिलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं ना, तो लिख देंगे डीएनए ही होता है ये, क्रोमोसोम्स, दैट इज यह डीएनए आर फाउंड विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए फंक्शन, क्रोमोसोम के ऊपर बच्चों मैंने बताया था डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं जीन्स, और जीन्स हमारी हेरिडिटरी यूनिट्स हैं। दे कंटेन जीन्स which are responsible for control and transfer of characters from one generation to another. क्लियर है? ये हमारा क्रोमोसोम्स का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका रीजनिंग वाला, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्सप्लेन करना है क्यों सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्सप्लेन करना है। इट इज बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर स्मॉल और बिग, वेदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, कैसा भी जीव हो, आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स के बनते, सबसे छोटी इकाई सेल की ही है, ठीक है। तो सेल के जुड़ने से ही इनका निर्माण होता है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो तो एक ही सेल की बॉडी होगी, और मल्टीसेल्युलर भी हो तो कुल मिला के बात है सेल से ही उनके स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, और इसीलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। समझ में आ गया कि नहीं? बिकॉज दे आर एंटायरली मेड अप ऑफ सेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सिंपल सा। क्लोरोप्लास्ट बच्चों प्लांट्स में ही क्यों पाए जाते हैं? Why are chloroplasts found only in plants? ठीक है, या प्लांट सेल्स। It is because plants cannot move from one place to another, so they need to make their food with the help of sunlight. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, ये सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं, ठीक है। द प्लांट्स ट्रैप सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और एनिमल्स जो होते हैं बच्चों,
उनको अपना भोजन खुद बनाना नहीं होता, वो इधर से उधर मूव करके अपना भोजन ले लेते हैं, सो दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। एनिमल्स में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, अपना भोजन वो सर्च कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं, जबकि प्लांट्स को अपना भोजन वहीं पे टिक करके बनाना होता है। बनाने के लिए उनको क्या है, रॉ मटेरियल्स तो एटमॉस्फेयर से CO2 ले लिया, जमीन से पानी ले लिया, लेकिन जो सनलाइट है उसको ट्रैप कैसे करेगा, उसके लिए क्या है, उनको एक तरह से इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है जो कि एनर्जी को ट्रैप करता है, वो क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट है। तो यही कारण है कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। एनिमल्स दे डू नॉट हैव टू मेक देयर फूड, सो दे डोंट नीड टू ट्रैप सोलर एनर्जी, सो दे डू नॉट हैव एनी क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? चलिए उसके बाद बच्चों कुछ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है हमारे। ये रब कर देता हूं मैं एनिमल सेल वाला डायग्राम। चलिए तो क्वेश्चन हमारा है ट्रू एंड फॉल्स टाइप। देख लेते हैं क्या है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू के लिए T लिखेंगे, फॉल्स के लिए F लिखेंगे। चलिए पहला पार्ट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। सही है कि नहीं बताओ? ये तो हमारा ट्रू है भाई। यूनि का मतलब ही होता है वन, एक सेल का पूरा उनका शरीर बना हुआ है। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं हम। मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। बच्चों मसल सेल्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्मूथ मसल्स, ब्रांच नहीं होती। एक होती है स्ट्राइटेड मसल्स, वो भी ब्रांच नहीं होती। एक होती है कार्डियक मसल्स, वो ब्रांच होती है। तो कुल मिलाकर तीनों में से कोई तो है ब्रांच। तो इन्होंने यहां टाइप तो लिखा नहीं है, तो इन्होंने बोला सिर्फ मसल सेल्स ब्रांच हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, ट्रू। तो इसका एक्सप्रेशन ध्यान देना, कार्डिक मसल्स ब्रांच होती हैं, स्मूथ मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स ब्रांच नहीं होती। तो दोनों ही केसेस है इसमें। तो होती है क्या? यस होती तो है, ठीक। सी पार्ट, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। अभी बच्चों पढ़ा हमने जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है वो सेल होता है, वो ऑर्गन नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? तो ये क्या आ गया? फॉल्स। बच्चों देखो ध्यान से, सबसे छोटी इकाई है सेल। सेल्स का समूह क्या बनाएगा? टिश्यू। टिश्यूज बहुत सारे मिलजुल के क्या बनाएंगे? कई प्रकार के ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कई प्रकार के मिलजुल के बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर बनाएंगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? इस प्रकार से लेवल चलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि सबसे स्ट्रक्चरल फंडामेंटल सबसे छोटी इकाई ऑर्गन है, नहीं है। क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए, ऑर्गन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं। समझ में आ गया? सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेल। ये कह रहा था ऑर्गन है, तो ये गलत हो गया, ठीक। चलिए उसके बाद एक लास्ट पार्ट और है बच्चों, अमीबा हैज इर्रेगुलर शेप। अमीबा हैज इर्रेगुलर शेप। बच्चों बिल्कुल ट्रू है ये। अमीबा जो होता है ना, ऐसा होता है। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ऊटपटांग शेप होता है इसका। और ये जो इसके ये जो एक्सटेंशंस होते हैं इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। मैंने बनाया भी था आपको, तीन प्रकार के लोकोमोटिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो अमीबा का शेप चेंज होता रहता है, कैसा भी है। ह्यूमन बॉडी में भी WBCs ऐसे ही सेल्स हैं जो अमीबा के जैसे होते हैं, उनका भी शेप क्या होता है? चेंज होता रहता है। WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे चार बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स से डायग्राम नहीं बनाया, जस्ट आपको ट्रू फॉल्स बता दी मैंने, ठीक है कि नहीं? क्या तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 8
ऑलमोस्ट इसके हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक के भी लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। एक पजल है वो आप अपने आप ट्राई करना, इजी है वो, क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है, ट्राई करना, नहीं तो समझा देंगे बाद में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।